हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ट्रेड थ्योरी के बाद आज जो एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी हमने डिस्कस करनी है ये है बिग फाइव, और जिसको शॉर्ट में ओशन भी बोलते हैं। ओशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको यहाँ पे ये जो 5 चीज़ें नज़र आ रही हैं इसका शॉर्ट बनता है ओशन। ओपननेस, कॉन्साइटियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। तो ओशन थ्योरी भी बोल सकते हो, बिग फाइव भी बोलते हैं, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी के नाम से भी आ सकता है। तो अब जब कॉम्पैक्ट करने की बात हो रही थी तो लोगों ने बोला कि जो कैटल ने 16 फैक्टर्स बताए थे वो भी तो बहुत ज़्यादा हैं, उसमें भी तो बहुत टाइम लगेगा किसी की पर्सनालिटी को डिवाइड करने में, उसको और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं। तो उसको और कॉम्पैक्ट करने के लिए या और छोटा करने के लिए फाइनली क्या किया, जितने भी ट्रेड्स थे उनको 5 हिस्सों में बांट दिया। बिग फाइव मतलब 5 बड़े बड़े ऐसे ट्रेड्स ले लिए जिसके अंदर वो सारे ट्रेड कहीं ना कहीं फिट आ जाएंगे जो कि उसमें थे 16 पीएफ में जितने भी ट्रेड्स थे। अब जैसे ये टेबल है यहाँ पे, इसमें कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जैसे ओपननेस है। अब इसमें कोई अगर हाई स्कोर लेके आता है ओपननेस वाले कैटेगरी में तो वो बंदा क्रिएटिव होगा, आर्टिस्टिक होगा, क्यूरियस, इमेजिनेटिव, नॉन कन्फर्मिंग होगा, तो वो ओपननेस का हाई स्कोरर हो जाएगा। अगर वो ओपननेस का लो स्कोरर है तो वो कन्वेंशनल होगा, डाउन टू अर्थ होगा, अनक्रिएटिव होगा। और ज़रूरी नहीं है कि हाई या लो में आए, कुछ लोग मिडल में भी आ सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूम में होता है। ऐसे ही जो कॉन्साइटियसनेस के हाई स्कोर में आएगा वो रिलायबल होगा, नीट, एम्बिशियस, ऑर्गेनाइज्ड। जो इस चीज़ के लो स्कोर की साइड में आएगा वो अनरिलायबल पर्सन होगा, लेजी होगा, केयरलेस होगा, और कुछ लोग इसके बीच में आ सकते हैं। एक्स्ट्रावर्जन में जो इस तरफ आएंगे वो बहुत टॉकेटिव होंगे, जिनका स्कोर इसमें हाई आएगा, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, सोशिएबल होंगे। लो वाले थोड़े से रिजर्व होंगे, कंफर्टेबल होंगे, बीइंग अलोन मतलब अकेले कंफर्टेबल रहेंगे, ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करेंगे। एग्रीएबलनेस का हाई स्कोर मतलब गुड नेचर वाले लोग, जो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो दूसरों की हेल्प करेंगे। नॉन एग्रीएबल जो हो जाते हैं, जो लो स्कोरर आएंगे इस केस में, वो वैसे लोग होंगे जो रूड होते हैं, कॉपरेट नहीं करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं जल्दी से, एग्रेसिव हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। और लास्ट में न्यूरोटिसिज्म है, जिसका लो स्कोर की साइड अगर किसी का आता है तो वो उसमें किस तरह की चीज़ें नजर आएंगी, जैसे वो बहुत ज़्यादा चिंता करता होगा। और सॉरी, हाई स्कोर का, क्योंकि न्यूरोटिसिज्म हाई स्कोर है, हाई हाई है, मतलब न्यूरोटिसिज्म में हाई है वो बंदा। तो इनसिक्योर होगा, एंशियस होगा, टेम्परामेंटल होगा, कभी भी टेम्परामेंट उसका बदल जाए। जो लो स्कोर लेके आएगा इसमें वो काम, सिक्योर, रिलैक्स्ड और स्टेबल पर्सन है। तो और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया और इजी कर दिया किसी की पर्सनालिटी को जज करने के लिए, और उसको हमने 5 मिनिमम 5 ट्रेड्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से आपकी पर्सनालिटी इस पर्टिकुलर ट्रेड में या तो हाई स्कोरर में आ सकती है या लो में। हाई स्कोरर में भी आपकी वेरी हाई, मीडियम हाई, वेरी लो, मतलब वेरी हाई से लेके हाई तक जाएगी। जैसे हाई से शुरू होगा, हाई फिर वेरी हाई फिर एक्सट्रीमली हाई, तो वो आप उसमें भी कम ज़्यादा हो सकते हो। लो में भी आप कम ज़्यादा हो सकते हो कि पहले लो होगा, फिर मीडियम लो, फिर एक्सट्रीमली लो। तो ये एक स्केल की तरह है कि आप उस स्केल में किस साइड ज़्यादा आ रहे हो। सेंटर में आते हो तो इसका मतलब आप दोनों साइड पे, दोनों ही टाइप के आपके अंदर ट्रेट हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हो, कभी कभी आप एकदम अनक्रिएटिव होते हो। तो ऐसे ओशन जो ये जो मॉडल है 5 ट्रेट वाला, इसमें इन्होंने शॉर्ट में इसको ओशन कर दिया ताकि याद करने में इजी हो जाए। और ओशन में ओपननेस, जिसको हम किसी पर्सन की विलिंगनेस बोलते हैं, कोई नई चीज़ें, जो नई चीज़ें ट्राई करता रहता है, जो नई जगह जाना पसंद करता है, जो नए नए चीज़ें चूज़ करता है, नए लोगों से मिलना जिसको अच्छा लगता है। पीपल हु ट्राई टू मेंटेन स्टेटस को, स्टेटस को मतलब सेम चीज़ रहे, बदलाव जिनको पसंद नहीं है, वो फिर इस चीज़ में लो स्कोर करते हैं। कॉन्साइटियसनेस कौन से लोग होते हैं? जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, और वो बहुत केयरफुल अपने अपने काम को लेके, जो काम शुरू करते हैं उसको ख़त्म करके ही उठते हैं, और अपनी बिलोंगिंगनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। जो भी उनकी बिलोंगिंग चीज़ें हैं उनकी अपनी टाइम पे बड़े पंक्चुअल होते हैं। जो लो स्कोरर होते हैं वो लेट आते हैं हमेशा, चीज़ें दूसरों से चीज़ें बोरो करते रहते हैं, चीज़ें खो देते हैं, फेल हो जाते हैं उनको रिटर्न करना, पुअर कंडीशन में रहते हैं।
एक्स्ट्रावर्जन के हाई स्कोरर तो जो एक्स्ट्रोवर्ट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बातें करना, दोस्ती करना, लोगों से घूमना फिरना, बाहर घूमना पसंद करते हैं। उल्टा जो होते हैं उसके इंट्रोवर्ट्स होते हैं। एग्रीएबलनेस मतलब जो आपको इजीली आप उससे हेल्प ले सको, जो आपकी बातें सुनेगा इजीली, आपको पॉजिटिव रिगार्ड ज़्यादा देगा, मतलब इजी गोइंग होगा, मतलब जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी हेल्प करने को तैयार हो जाएगा। अब लो स्कोरर वो होते हैं जो मतलब बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, जो लोग वो किसी की हेल्प नहीं करना पसंद करते हैं, बहुत मुश्किल से आपकी हेल्प करते हैं, उससे बातचीत करना भी बड़ा मुश्किल होता है, दोस्ती करना मुश्किल होता है। न्यूरोटिसिज्म में इमोशनल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी देखी जाती है। जो लोग न्यूरोटिक साइड में ज़्यादा आते हैं वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, चिंता बहुत करते हैं, मूडी होते हैं। दूसरी साइड वाले लोग वो होते हैं जो कूल और काम रिलैक्स टाइप के होते हैं। तो ये किसने प्रपोज किया था? कॉस्टा और मैक्रे ने ये प्रपोज किया था 5 ट्रेट जो मॉडल है। और इसमें ये बोल रहे हैं कि knowing someone's score on extraversion would not give any information about the scores on other 4 dimensions, allowing for a tremendous amount of variety. इनका कहना मतलब ये है कि ये जो अगर हम मान लो किसी की ओपननेस का स्कोर देख रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उससे उसकी बाकी चीज़ों का भी पता चल रहा है। तो इससे हम लोगों की अलग अलग चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, पांचों के ऊपर देखकर वैरायटी पता चलती है, मतलब लोग में कितनी वैरायटी अलग अलग टाइप की। ये जो पर्टिकुलर मैंने अभी आपको कराया है बिग 5, इसको मैंने और ज़्यादा थोड़ी डिटेल में तब पढ़ाया था जब मैंने एमए की सोशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली जो थ्योरी वाला पढ़ाया था। उसी वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगा, प्लस उसके साथ उस वीडियो के जब आप खोलोगे, उस पर्टिकुलर वीडियो में जब आप जाओगे जिसमें मैंने ये समझाया हुआ है डिटेल में, उसी वीडियो के अंदर फिर से अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो उसमें कुछ आपको लिंक मिलेगा, जिसको आप खोलोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, बिग 5 के। तो वो आप ले लेना वहाँ से जाके। फिर अभी करंट थॉट्स क्या हैं ट्रेड पर्सपेक्टिव में, करंटली क्या सोचा जाता है इसके बारे में। तो some theorists have cautioned that personality traits will not always be expressed in the same way. ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ट्रेड थ्योरी के साथ हमेशा रहता है कि कुछ ऐसे पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि जो ट्रेट है ना हमारे सिचुएशन वाइज चेंज होते रहते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि किसी के अंदर ये 5 अगर ट्रेट आपको मिल रहे हैं तो वो हमेशा हर जगह वो वैसे ही उसी साइड दिखाएगा। अगर कोई टॉकेटिव है तो वो हमेशा टॉकेटिव ही दिखाएगा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और ये जो बोल रहे हैं ये बहुत वैलिड चीज़ है। अगर हम शाई हैं तो हम हर किसी के साथ शाई नहीं होंगे, अगर हम टॉकेटिव हैं तो हर किसी के साथ टॉकेटिव नहीं होंगे। तो ये कह रहे हैं कि ट्रेट जो है ना वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, इसलिए सिचुएशन को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ट्रेट और सिचुएशन का इंट्रैक्शन, इसके ऊपर भी एम्फेसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल है, एन आउटगोइंग एक्सट्रोवर्ट फॉर एग्जाम्पल माइट लाफ, talk to strangers and tell jokes at a party, but the same person if at a funeral would still talk and be open. तो ये कह रहे हैं कि एक ही पर्सन है वो बंदा जो बहुत बातें करता है, जोक सुनाता है सबको, अगर वो पार्टी में है तो वही पर्सन अगर फ्यूनरल पे आता तो क्या वो ऐसे करेगा सेम। तो हमारे ट्रेट हम हर जगह नहीं दिखाते हैं, सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। However, the 5-factor model provides a dimensional approach to classify personality structure and which is consistent with the proposed changes for the upcoming edition. तो जो 5-factor मॉडल है वो थोड़ा सा यूज़फुल है उन लोगों के लिए भी जो ये पर्टिकुलर मैनुअल्स फॉलो करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में DSM बोलते हैं। DSM-5 जो आजकल है, या डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर, जिसके बेस पे ये बताया कराया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो कौन से मेंटल डिसऑर्डर से मैच करते हैं। तो वो 5-factor मॉडल जो है वो इस पर्टिकुलर मैनुअल के साथ थोड़ा सा कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो वो इसलिए ज़्यादा बेटर माना जाता है 5-factor वाला। क्रॉस कल्चरल स्टडीज हैव फाउंड एविडेंस ऑफ दिस 5 ट्रेट डायमेंशंस इन 11 डिफरेंट कल्चर्स। तो इसकी क्रॉस कल्चरल स्टडी भी हो रखी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वेस्टर्न कल्चर पे ही सूट करेगी। 5 ट्रेट की जो थ्योरी है ये 11 ऐसे कल्चर हैं जिनमें इनके जो सेम जो इन्होंने बताया है वो चीज़ें मिली हैं। कौन से कल्चर है? जैसे जापान है, फिलीपींस है, जर्मनी, चाइना, पेरू, इस तरह से। तो ये क्रॉस कल्चरली भी बहुत एक्सेप्ट होता है।
and this culture commonality raises the question of the origin of big five trait dimensions. Are child rearing practices across all cultures similar enough to result in these five aspects of personality, or these five dimensions have a genetic component? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने फिर से उठा दिया है कि अगर ये हर जगह, जितने भी कल्चर इन्होंने देखे थे 11 कल्चर, सब जगह अगर ये 5 ट्रेट पर्सनालिटी फिट हो रही है, तो क्या उन सबका जो बच्चों को जो रियल चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस है, बच्चों को बड़ा करने की, उनको पालने की प्रैक्टिस सेम है? क्योंकि वहाँ के सबके लोगों की पर्सनालिटी एक जैसी कैसे है? क्या ये रीज़न है कि ये 5 फैक्टर उतनी जगह पे सब जगह पे मैच कर रहा है, या फिर क्या ये रीज़न है कि ये जेनेटिक्स कंपोनेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें उठ रहे हैं कि इतनी जगह मैच क्यों रहा है। पर क्या है कि अगर स्टडी मैच नहीं करती है कल्चर वाइज, तो उसको हम कल्चर बायस बोल देते हैं। अगर वो ज़्यादा कल्चर पे मैच कर जाए तो हम उसमें भी क्वेश्चन उठाते हैं कि ये ऐसा क्यों है, इतने लोगों की क्यों मैच हो रही है, क्या उस पर्टिकुलर कल्चर में कुछ कॉमन है? तो वो भी एक क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका पर्टिकुलर आजकल जो है इसके ऊपर डिस्कशन चलती है। तो हमने ट्रेड थ्योरी देख ली है, जिसमें हमने ऑलपोर्ट से शुरुआत की थी, जिन्होंने 200 ट्रेड्स बताए थे। फिर कैटल ने उसको शॉर्ट करके 16 बता दिए। उसके बाद कॉस्टा मैक्रेन ने उसको 5 में कन्वर्ट कर दिया। और मिशेल एंड अदर्स हैव सजेस्टेड दैट देयर इज़ अ ट्रेट सिचुएशन इंटरेक्शन। तो एक मिशेल नाम के एक हैं रिसर्चर जो ये बोलते हैं कि ट्रेड जो है वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये वीडियो ख़त्म करने से पहले हम छोटा सा क्विज देख लेते हैं। इसका 4 क्वेश्चन है, जिसमें Who believed that traits existed as a part of nervous system? तो किसने बोला था कि traits हमारे nervous system का ही part होते हैं? ऑलपोर्ट ने बोला था। According to Cattell, traits that are numerous and can easily be seen by other people are called dash traits. तो कौन से traits हैं जो easily दूसरे लोग भी देख सकते हैं, उनको बोलते हैं surface traits. Question number 3, in Big Five theory of personality, C stands for. तो C किसके लिए है? Conscientiousness के लिए है C. कॉन्शियसनेस और कॉन्साइटियसनेस में फ़र्क है, ये ध्यान रखना आप थोड़ा। कॉन्शियस मतलब अवेयर होना है, कॉन्साइटियस मतलब ऑर्गेनाइज्ड और नीट और उस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 4, एल्सीज डॉटर गेव हर अ माइक्रोवेव ओवन फॉर हर बर्थडे. एल्सी हैज नेवर यूज्ड दैट माइक्रोवेव एंड स्केर्ड टू यूज वन. इंस्टेड शी लेट्स इट सिट इन अ किचन एंड रिफ्यूजेस टू लेट हर डॉटर टू टीच हर हाउ टू यूज इट. एल्सी वुड प्रोबेबली स्कोर ऑन. अब ये एल्सी है, इसको किसी ने माइक्रोवेव दिया है, उसकी गेव एल्सीज डॉटर, अच्छा एल्सी की डॉटर ने उसको माइक्रोवेव गिफ्ट किया, पर एल्सी जो है उसको ये यूज़ करना नहीं आता है। मे बी हो सकता है जैसे अगर हम अपने मिडिल एज पेरेंट्स को कोई नई चीज़ देते हैं, कोई गैजेट देते हैं, तो वो डरते हैं उसको यूज़ करने में। तो एल्सी उसको यूज़ नहीं कर रही है, ना वो उसकी डॉटर को यूज़ करने दे रही है, क्योंकि वो कोई नई चीज़ को चलाने में डरती है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो नई चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं? तो कौन सी कैटेगरी में वो बहुत लो स्कोर करेगी? तो इस केस में वो ओपननेस में थोड़ा लो स्कोर करेगी, क्योंकि वो इतनी जल्दी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे बायोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।